Hello to all, I am Anurag sir and today I will explain you all class 6th English grammar chapter number 1st these sentences. So, let's start. चैप्टर नंबर फर्स्ट सेंटेंसेस. इसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य. When we speak or write, we use words. We use these words in groups. When a group of words makes complete sense, we call it a sentence. जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और शब्दों के इन्हीं समूह को हम वाक्य कहते हैं. तो शब्दों का वह समूह जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसे कहा जाता है सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner. The girl is reading. Look at my kite. Why are you standing here? So, as you can see, all these sentences, the sense they all are making. So, we can say that these are sentence. Definition in the box you can see. A sentence is a group of words which makes complete sense. आपका वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है. Sometimes a group of words may make some sense but not complete sense. Such a group of words is called a phrase. देखिए इसका मतलब हुआ कि कभी कभी कुछ शब्दों का समूह होता तो है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो वो सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट होता है और उस वर्ड के ग्रुप को हम कहते हैं फ्रेज. अ फ्रेज कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट कंप्लीटिंग एन एक्शन. इसका मतलब है कि आपका फ्रेज लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट एक्शन को कंप्लीट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल अ रेड फॉक्स. देखिए अब इसका मीनिंग हुआ एक लाल लोमड़ी, लेकिन आखिर वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है, वो कुछ खा रहा है, वो सो रहा है. यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा. नेक्स्ट वन इन द टाउन. हिंदी मीनिंग हुआ टाउन में. अब आखिर टाउन में हो क्या रहा है, इस बात का कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा. थर्ड वन अ पीस ऑफ केक. केक का एक टुकड़ा, लेकिन इसका मतलब है क्या? वो टुकड़ा कोई खा रहा है, वो टुकड़ा कहीं रखा हुआ है, या फिर उस टुकड़े को कोई खरीद रहा है. तो इस फ्रेज का भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा. सो ऑल these थ्री एग्जाम्पल्स आर कंसिडर्ड एज फ्रेज. Exercise number 1. In this we need to tell that which sentence are phrase and which are complete sentence. For phrase we will write P and for sentences we will write S. In the first one my friend Rama. देखिए ये आपका incomplete sentence है तो ये आपका phrase हुआ. The wind is cold. इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए ये आपका एस दैट इज सेंटेंस है. बार्किंग डॉग्स, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा तो ये आपका फ्रेज. शी इज़ अ गुड गर्ल. वह एक अच्छी बालिका है. इसका सेंस आपका निकल रहा है तो ये आपका सेंटेंस. बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे. मगर क्या, इसका सेंस कंप्लीट नहीं निकल रहा तो हम इसे फ्रेज लिखेंगे. नेक्स्ट बर्ड्स फ्लाई. देखिए चिड़िया यानी पक्षी उड़ते हैं, इसका सेंस निकल रहा है इसलिए हम इसे एस लिखेंगे. सेवेंथ द एक्सप्रेस बस. लेकिन इसका सेंस नहीं निकल रहा इसलिए ये आपका फ्रेज. ऑन द डेस्क, इसका भी सेंस नहीं निकल रहा, ये भी आपका फ्रेज. फायर बर्न्स, आग जलती है या जलाती है, तो इसका सेंस निकल रहा है इसलिए एस. माई सिस्टर एंड माई ब्रदर. बट वॉट, नॉट मेकिंग एनी सेंस, सो इट इज़ अ फ्रेज. इन द फ्रिज, बट वॉट, फ्रिज में है क्या, नॉट मेकिंग सेंस, फ्रेज. द फोन रैंग, घंटी बजी, इसका मतलब समझ में आ रहा है तो ये आपका एस. नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक और राइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. हर वो वाक्य जिसके हम कहते हैं और लिखते हैं तो वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है. नंबर 1, वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग व्हेन वी टॉक. जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में. नंबर 2, वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. इसका मतलब है कि
उसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में हम कुछ कहते हैं। दूसरी भाषा में और आसान भाषा में कहा जाए तो सब्जेक्ट आपका कोई पर्सन या कोई थिंग होता है और प्रेडिकेट आपका मतलब यहाँ पर हुआ कि आप उस पर्सन या फिर उस चीज़ के बारे में कुछ कह रहे हैं। नाउ लेट्स नोटिस हाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेट्स फोकस टू द टेबल। देखिए सब्जेक्ट अब आप देखेंगे, सब्जेक्ट के पहले बॉक्स में लिखा है बर्ड्स, प्रेडिकेट में लिखा है फ्लाई। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आपका नेम कौन हो गया? बर्ड्स, है ना, यानी कि जो काम को कर रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ बर्ड्स। प्रेडिकेट में आपका फ्लाई यानी कि आपका वर्क, एक्शन। अब आखिर आपका बर्ड सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? फ्लाई। सिमिलरली काउस आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट ईट ग्रास। द हॉर्स आपका सब्जेक्ट और वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है या उसके बारे में क्या कहा गया? इज़ वाइट, है ना, यानी कि घोड़ा वाइट कलर का है, सफ़ेद कलर का, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ओल्ड मदर हर्बर्ड, दिस इज़ योर सब्जेक्ट एंड वॉट शी इज़ डूइंग और वॉट थिंग इज़ रिलेटेड विच इज़ सेड अबाउट हर, दैट इज़ वेंट टू द कपबोर्ड, मीनिंग ओल्ड मदर हर्बर्ड कपबोर्ड की तरफ गई। Now exercise number 2, you all can see, divide each of the following sentences into subject and predicate by putting a slash sign। आपको given sentences को ब्रेक करना है यानी सेपरेट करना है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, यानी कि उनके बीच में आपको एक स्लैश साइन लगाना है। स्लैश के लेफ्ट में आपका सब्जेक्ट और स्लैश के राइट में आपका प्रेडिकेट। तो देखिए आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 में मैंने सॉल्व किया हुआ है। जहाँ मैंने स्लैश लगाया है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट है और उसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रेडिकेट। जैसा अभी मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन की, इसे उसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ पेज नंबर 11 यू कैन सी 8, 9, 10। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आगे पीछे हो गया है। जी हाँ, अ बार्किंग साउंड, दिस इज़ योर प्रेडिकेट नॉट सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आगे पीछे भी किया जा सकता है। द शेफर्ड हियर्स, जैसा मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट आपका किसी पर्सन का या किसी थिंग का नेम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम इस बार आपका 8th वाले में और 9th वाले में बाद में दिया गया है, जबकि उनसे रिलेटेड वर्क या फिर उनसे रिलेटेड जो भी कुछ कहा गया है वो सबसे पहले। तो आपको बहुत ध्यान से पहचानना होगा। 8th और 9th में आपका प्रेडिकेट पहले है और सब्जेक्ट बाद में। एंड देन वंस अगेन इन द 10th वन, माई न्यू वॉच, दैट्स अ सब्जेक्ट, एंड आफ्टर स्लैश इन राइट हैंड साइड, keeps good time, that's your predicate. This exercise finally completed. A sentence may consist of a single word like run or answer. In such a case, it is clear that one part of the sentence is implied and this part is considered as the subject. देखिए इसका मतलब हुआ कि आपका सेंटेंस जो है वो एक सिंगल वर्ड से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा रन, दौड़िए, और आंसर, जवाब दीजिए। तो इस तरह की स्थिति में आपके सेंटेंस के इस एक पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ, इफ़ आई शाउट रन टू यू, आई मीन यू रन। अगर मैं आपको शाउट करता हूँ, चिल्ला के कहता हूँ दौड़ो, तो इसका मतलब हुआ आप दौड़िए। इफ़ यू नॉक एट माई डोर एंड आई से कम इन, आई मीन यू कम इन। एल्दो I omit the subject you, है ना। चलिए now let's focus to exercise number 3. The following groups of words have no subject. Give each one a subject and complete the sentences. देखिए इस एक्सरसाइज में हमें खुद से सब्जेक्ट फिल करना है। तो अगर आप चाहें तो अपने मन से भी इसमें सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, बट रूल इज़ दिस दैट योर दैट सब्जेक्ट मस्ट बी कोऑपरेटिव एंड रिलेटेड विथ योर प्रेडिकेट। आप जो सब्जेक्ट इसमें फिल करेंगे वो आपके बाद वाले पार्ट दैट इज़ प्रेडिकेट से मैच करना चाहिए और उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। चलिए, डैश इज़ स्वीट, तो यहाँ पर मैंने शुगर फिल किया हुआ है। इन प्लेस ऑफ दैट आप हनी लिख सकते हैं, शुगर केन भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्वीट का मतलब यहाँ पर है मीठी चीज़ कोई। सेकेंड वन, डैश कॉट
अ माउस, तो आपको तो पता है भाई चूहे को कौन पकड़ता है, कैट। डैश हैज़ 3 विंडोज़, तो मैंने लिखा है हाउस, है ना भाई, हमने ऐसे घर देखे हुए हैं जिसमें 3 खिड़कियां होती हैं। नंबर 4, डैश लव लिटिल पुशी, सो आई हैव रिटन चिल्ड्रेन, है ना भाई, छोटे छोटे जो बिल्लियाँ होती हैं तो बच्चे उन्हें बहुत प्रेफर करते हैं। 5th वन, डैश लाइक मिल्क, अब आप इसमें चाहे लिख दीजिए कैट लाइक मिल्क, डॉग लाइक मिल्क, यहाँ पर मैंने आंसर में लिखा है आई लाइक मिल्क, है ना, आप चाहें तो यहाँ पर यू, दे और भी कुछ फिल कर सकते हैं। 6th वन, डैश बिल्ड नेस्ट, तो मैंने आंसर में लिखा है बर्ड्स, कोई भी पक्षी हो वो अपना घोंसला बना करके रहता है, आप चाहे तो यहाँ पर स्पैरो और अदर बर्ड का नेम भी दे सकते हैं जो घोंसला बनाता हो। नंबर 7, डैश इज क्रोइंग, सो आंसर आई हैव रिटन कॉक, अब देखिए क्रोइंग यहाँ पर आप आंसर क्रो भी लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसा पक्षी जो क्रो की तरह आवाज़ निकालता हो। नंबर 8, हाउ वेल डैश सिंग्स, यानी कितना अच्छा गाती है, अब यहाँ पर देखिए रितिका नेम लिखा हुआ है, अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप अपना नेम लिख सकते हैं या फिर किसी का भी जो अच्छा सिंग करता हो। जैसा मैंने बताया आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके प्रेडिकेट के साथ। नंबर 9, डैश इज़ रिंगिंग, आंसर आई हैव रिटन बेल, आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोन भी लिख सकते हैं, मोबाइल भी लिख सकते हैं। द लास्ट वन, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड डैश, इसका हिंदी मीनिंग हुआ एक बार की बात है, एक रहता था, अब यहाँ पर मैंने आंसर में लिखा है अ किंग, आप यहाँ पर अ रूलर या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो आपका 10th वाले यानी कि आपके प्रेडिकेट के साथ मैच करना चाहिए। सो फाइनली दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. This chapter has been completed and we will meet in the new video with new chapter. So till now, take care, good day.